जनक जी का व्यापार इन दिनों ठीक नहीं चल रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बेहद गिर रही थी। लगातार व्यापार में हो रहे घाटे से वो बेहद परेशान रहने लगे थे। भरा पूरा घर होने के बावजूद वो अकेला रहना पसंद करने लगे थे। संगीता, उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि इस तरह तो आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। तनाव लेने से परेशानी दूर नहीं होती है, उनका ठंडे दिमाग से हल निकालना होता है। जनक जी और संगीता जी के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा सुभाष और छोटी बेटी अनामिका है। सुभाष उन्हीं के साथ व्यापार में लगा हुआ था और अनामिका की पढ़ाई चल रही थी। कॉलेज में उसका अंतिम साल था। पहले जहां दोनों बच्चे हाथ खोलकर खर्च करते थे, अब वो दोनों समझदारी से पैसे खर्च करने लगे थे। अपने बच्चों की समझदारी से संगीता जी अभिभूत रहती थी। अब दिन ऐसे ही चल रहे थे। इन्हीं दिनों में उनके बेटे सुभाष के लिए लड़की वालों का रिश्ता आया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश रहें या अफसोस करें, क्योंकि ऐसे समय में शादी का इतना बड़ा खर्च करना मुश्किल था। उनकी मन स्थिति भांपकर पंडित जी ने कहा, आप हाँ तो कर दीजिए। काव्या के भाग बड़े अच्छे हैं, जिस घर में जाएगी वहाँ निहाल कर देगी। एक बार काव्या का भाग इस घर से बस जुड़ जाए, फिर देखिएगा। जनक जी ने काव्या के पिता को सारी चीज़ें खुलकर बता दी, जिससे बाद में कोई इल्ज़ाम ना लगे। जनक जी, आप तो बड़े व्यापारी हैं और जीवन में ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। बस मेरी इच्छा थी कि मेरी बेटी आपके घर की ही बहू बने। मुझे सुभाष बेटे पर पूरा भरोसा है, आप दोनों मिलकर सब सुधार कर लेंगे। ये सब सुनने के बाद जनक जी ने दोनों की सगाई करने का फैसला किया। सगाई के कुछ दिनों बाद ही जनक जी को व्यापार में लाभ होने लगा। उनके सारे रुके हुए काम होने लगे और आगे से आगे ऑर्डर आने लगे। शादी के पहले तक उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। सास बहू के भाग का फल है। पंडित जी ने तो पहले ही कहा था, ये लड़की इस घर का भाग पलट देगी, और ऐसा हुआ भी। संगीता जी अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी। जी, मुझे तो लगा था कि हम अपने बेटे की शादी कैसे करेंगे, कितनी मुश्किलें आएंगी, पर ईश्वर ने सब मुश्किल आसान कर दी। आप शादी में ज़रूर आना। आप आकर अब तो बहू को आशीर्वाद दे ही दो। संगीता जी बड़ी खुश थी। सभी नाते रिश्तेदारों को फ़ोन करके शादी में आने का आग्रह कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया। जनक जी ने धूमधाम से शादी की और काव्या घर में बहू बनकर आ गई। थोड़े समय बाद जनक जी ने नई फैक्ट्री खोली और उसका उद्घाटन अपनी बहू काव्या से करवाया। काव्या को घर में खूब इज्जत, प्यार और सम्मान मिला। जनक जी, संगीता जी उसकी अपनी बेटी की तरह ही ध्यान रखते थे और सुभाष तो उसे सिर आंखों पर बैठा कर रखता था। अनामिका जनक जी की बेटी काव्या से उम्र में 3 साल छोटी थी, पर वो भी बड़ी समझदार थी। उसे भी पता था कि भाभी के पग फेरे से इस घर की दशा में सुधार आया है। वो अपनी भाभी को अपनी बड़ी बहन मानती थी और उसके साथ सहेलियों जैसे रहती थी। काव्या भी अनामिका की हर चीज़ और खाने पीने का ख्याल रखती थी। वो अपने ससुराल में बड़ी बेटी बन चुकी थी। संगीता जी की बड़ी बहन के बेटे का भी रिश्ता तय हो जाता है। सभी लोग वहाँ शादी में जाते हैं। संगीता जी अपनी बहू की बड़ी तारीफ करती हैं। तभी संगीता जी की जीजी कहती हैं कि बहू तो तुम्हारी हर परीक्षा में खरी उतरी है। अब तुम सबका भी फर्ज बनता है कि तुम सब भी इसे सचमुच बेटी की तरह रखो और इसके हर सुख दुख में बराबरी के भागीदार बनो। अरे जीजी, ये भी कोई कहने की बात है। काव्या में हम सब की जान बसती है। 2 दिन भी मायके चली जाती है तो घर की रौनक चली जाती है। घर में अनामिका और इसकी हंसी गूंजती है तो खुशियां ही बिखरी रहती है। अब मैं अनामिका के लिए भी लड़का देख रही हूँ। समय पर लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए ताकि उन्हें गृहस्थ जीवन के सारे सुख मिल जाएं। आप कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ काव्या के साथ रहने को आइए।
अब तो बहू की गोद भराई में ही रहने आऊंगी। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और काव्या शर्मा गई। शादी से लौटकर सभी लोग घर आ गए। एक सुबह काव्या उठी तो उसका जी मिचलाने लगा और उल्टियां सी होने लगी। घर में खुशी का माहौल पसर गया। सबको लगा कि काव्या माँ बनने वाली है। मम्मी, ये भाभी को क्या हुआ है? वो रोज इतनी उल्टियां क्यों कर रही है? अनामिका ने पूछा। अरे, तू बुआ बनने वाली है, घर में नन्ही सी जान आने वाली है, वो खुश होकर बोली। लेकिन काव्या की भूख भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसने घर पर टेस्ट किया, वो गर्भवती नहीं हुई थी। संगीता जी को चिंता हुई कि एक बार बहू को डॉक्टर को दिखा देते हैं ताकि जो भी परेशानी चल रही है उससे निजात मिल जाए। संगीता जी ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया। दोनों डॉक्टर के यहाँ चली गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट की लिखे और रिपोर्ट आने के बाद ही बुलाया। जब काव्या के पूरे शरीर की जांच हुई और रिपोर्ट बनकर तैयार हुई, रिपोर्ट देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि काव्या की दोनों किडनियां खराब हो गई है। पूरा परिवार सदमे में था। ये अभी से क्या हो गया? इसकी उम्र भी छोटी सी है, अभी तक तो वो माँ भी नहीं बनी थी। इतना लंबा जीवन जीना है पर कैसे जिएगी? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। जनक जी और संगीता जी निशब्द हो गए थे। आखिर क्या करें कि जिससे काव्या अच्छी हो जाए? सुभाष डॉक्टर के पास गया और पूरी पूछताछ की कि अब क्या इलाज हो सकता है। काव्या क्या दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती? नहीं, स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है। आपकी पत्नी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ तो इलाज होगा, मैं सब करने को तैयार हूँ। सुभाष ने उदासी भरे स्वर में कहा। हाँ, अगर आपकी पत्नी को कोई एक किडनी दे दे तो हम उसे लगा सकते हैं और इंसान एक किडनी पर भी रहता है और सारे कामकाज आसानी से कर सकता है। सुभाष की आंखें खुशी से चमक गई। उसे अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई। हाँ, तो डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को नई किडनी लगा दीजिए। मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। सॉरी, हमारे पास किडनी नहीं है, वो आपको अरेंज करनी होगी। और किडनी ट्रांसप्लांट इतना आसान भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो किडनी मैच होनी चाहिए, तभी लगा सकेंगे। कुछ परिवारों में आपस में किडनी दे देते हैं और वो देने वाला भी एक किडनी पर आराम से जी सकता है। सुभाष घर आया और सबसे अनुरोध किया कि किडनी मैच करा लेते हैं, हम काव्या को बचा लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जनक जी, संगीता जी और सुभाष अस्पताल जाते हैं और अपना टेस्ट करवाते हैं, पर किसी की भी किडनी मैच नहीं करती है। परिवार में फिर से निराशा फैल जाती है। काव्या के मायके में उसके मम्मी पापा और भैया भी अपनी किडनी का टेस्ट करवाते हैं, पर किसी की भी किडनी मैच नहीं होती। काव्या की भाभी की किडनी मैच हो जाती है, पर वो देने से साफ इनकार कर देती है। ननद को जीवन भर देते ही हैं, अब क्या अपनी किडनी भी निकाल कर दे दूं? मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है, मुझसे ये त्याग और बलिदान नहीं होगा। एक उम्मीद का दिया जला था, पर वो भी बुझ जाता है। अनामिका कॉलेज टूर पर बाहर गई हुई थी। घर आकर अनामिका को सब बातें पता चलती है तो वो कहती है कि मैं भी अपना किडनी टेस्ट करवाना चाहती हूँ और भाभी को बचाना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी किडनी भाभी की किडनी से मैच हो जाए। संगीता जी नहीं चाहती थी कि उसका भी किडनी टेस्ट हो, पर अनामिका नहीं मानती है। वो भी अस्पताल जाती है और अपना किडनी टेस्ट करवाती है। कुछ समय बाद पता चलता है कि काव्या की किडनी से अनामिका की किडनी पूरी तरह से मैच हो रही है और वो अपनी भाभी को किडनी देकर उसे बचा सकती है।
अनामिका इसके लिए तैयार हो जाती है, पर संगीता जी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी काव्या को किडनी दे। अनामिका, तुझे अभी पूरी ज़िंदगी जीनी है, तेरी शादी भी नहीं हुई है और तू किडनी दे देगी तो तेरा जीवन परेशानियों से भर जाएगा, तेरी शादी होना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुझे किडनी नहीं देने दूंगी। लेकिन अनामिका नहीं मानती है और काव्या को किडनी देने का फैसला करती है और अपनी भाभी को बचा लेती है। काव्या का ऑपरेशन सफल हो जाता है। दोनों ननद और भाभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। काव्या बहुत भावुक हो जाती है। अनामिका दीदी, आपने तो मुझे नई ज़िंदगी दे दी है। कोई ननद भाभी के लिए इतना भी कर सकती है, मुझे विश्वास नहीं होता है। मेरे अपने मायके में से मेरी भाभी ने मुझे जीवन दान देने से मना कर दिया, पर आपने मुझे जीवन दान दिया है। मेरी सासें सदैव आपकी ऋणी रहेगी। पिछले जन्म में मैंने कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तो इस जन्म में मुझे ऐसा ससुराल मिला। ननद के रूप में बहन मिली, इतना तो शायद मेरी सगी बहन भी नहीं करती। जीवन ने मेरी कठिन परीक्षा ली है और मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया है। मैं अकेली हो गई थी, हार गई थी। मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं बची थी, जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। पर अनामिका दीदी, आपके साथ की वजह से मैं फिर से जीने लगी हूँ। मैं जितना भी आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। और वो सिसकने लगी। संगीता जी ने उसे चुप कराया। अभी ऑपरेशन हुआ है, जल्दी रिकवरी करनी है तो तुम्हें खुश रहना होगा। मुझे माफ़ कर दे बहू, एक बार को मैं स्वार्थी हो गई थी। अपनी बेटी को मैंने मना कर दिया था, पर इसने तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दिया। इतनी सी उम्र में इतना महान काम कर दिया है। मुझे अपनी बेटी और इसके फैसले पर सदा गर्व रहेगा। मम्मी जी, माफ़ी मत मांगिए। आपकी जगह मेरी माँ भी होती तो यही करती, अपनी बेटी को शायद मना कर देती। ये सुनकर सारा माहौल गमगीन हो गया। तभी अनामिका बोलती है, भाभी, मैंने कुछ खास नहीं किया, ये तो मेरा स्वार्थ था। मैं अपनी बहन समान भाभी के बिना जीवित रहकर भी क्या करती। आप तो इस घर की रीढ़ हो, आपके बिना ये घर बिखर जाता। हम सब कैसे रह पाते। मैंने सुभाष भैया को सदैव राखी बांधी है और एक बहन रक्षा सूत्र बांधकर न केवल रक्षा का वचन लेती है, बल्कि वो ईश्वर से ये प्रार्थना भी करती है कि मेरे भाई के जीवन में कोई मुसीबत नहीं आए, और कोई मुसीबत आए तो मैं उसको हर लूँ। मैंने तो वही किया है। मेरे भैया मुसीबत में थे, परेशान थे, अपने जीवन संगिनी को बचाना चाहते थे। मैंने भैया के दुख को मिटाने की छोटी सी कोशिश की है। देखो भैया कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अनामिका छेड़ते हुए बोली, एक बात बताओ भाभी, आपकी जगह मेरी किडनियाँ खराब होती तो आप क्या मुझे नहीं देती। सदियों से घर की बहू ही ससुराल वालों के लिए, ननद के लिए करती आई हैं और कभी उप तक नहीं करती। ये तो मेरा फ़र्ज था कि मैं घर की बड़ी बेटी को बचाऊं। आपको सब ने घर की बड़ी बेटी माना है, तो आपका जीवित रहना इस घर के लिए बहुत ज़रूरी था। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि आपके भाग्य से ही इस घर की सुख समृद्धि जुड़ी हुई है। आपके आने से हम सबके दिन फिर गए थे। हम सब आपके भाग्य के कारण ही सुख उठा रहे थे। आपका होना बहुत ज़रूरी है। सुभाष भैया कैसे रहते, मैं इनका उतरा चेहरा नहीं देख पाती। मम्मी पापा के लिए आप सेवा में खड़ी रहती हैं। आप ही तो मेरे मम्मी पापा का बुढ़ापे का सहारा हैं। मैंने आपको बचाकर अपने परिवार को टूटने और बिखरने से बचाया है। और रही शादी की बात, तो वो भी हो जाएगी। एक किडनी के रहते भी सारे काम हो सकते हैं।
आप जिस तरह एक किडनी पर जिंदा रहेंगी वैसे मैं भी रह लूँगी। हम दोनों का जन्म का रिश्ता तो नहीं है, पर अब मन का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका है। अपनी बेटी के मुँह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर सबकी आंखें भर आई। अनामिका द्वारा लिए गए फैसले से पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। पाठकों, परिवार में रहने का यही मतलब होता है कि सभी सदस्य एक दूसरे के काम आए। घर की बहू तो हमेशा अपना फर्ज निभाती आई है। घर की बेटी अगर बहू के लिए कुछ करती है तो उस परिवार में सदैव खुशियां ही बसती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।